नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विशाल कालरा और जनतंत्र टीवी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा के लिए आज हमारे साथ पहले एक फेमस यूट्यूबर और फिर भारतीय जनता पार्टी के नेता मनीष कश्यप एक बार फिर से आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मनीष जी, बहुत बहुत स्वागत है। कई बार हमारी आपसे चर्चा हुई है, आज माहौल थोड़ा सा अलग है। एक बार फिर से वो साल है जब बिहार में विधानसभा का चुनाव है। पिछली बार जब आपसे चर्चा हुई थी तब इस बारे में चर्चा हो रही थी कि आप लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे। इस बार ये चर्चा हो रही है कि विधानसभा चुनाव तो है, लोकसभा का तो आपने छोड़ दिया, आपने लड़ा नहीं। विधानसभा चुनाव में तो आपके फॉलोअर्स, आपके समर्थक, आपको चाहने वाले जरूर ये सोच रहे होंगे कि लोकसभा में नहीं मिला चांस तो क्या हो गया, विधानसभा में मिलेगा। एकदम लड़ेंगे विधानसभा का चुनाव। और लोकसभा का चुनाव बहुत सारा कारण था जिस कारण से मैं नहीं लड़ पाया, लेकिन इस बार लड़ना है और बिहार के लिए कुछ करना है। कौन सी कॉन्स्टिट्यूंसी होगी वो बता देंगे अगली बार। आपसे तो मुलाकात होते ही रहती है, अगली बार मुलाकात होगी तो बता देंगे। क्या सीखा मनीष कश्यप ने लोकसभा चुनाव से? अब जब विधानसभा चुनाव आ रहा है, इस दौरान किसी पॉलिटिकल पार्टी में शामिल होना, उनके कामकाज के तरीके को समझना और एक यूट्यूबर होना, इसमें बहुत फर्क होता है। क्या समझा आपने? और एक व्यक्ति जो आपको एक यूट्यूबर वाली जर्नी को देख रहा था, उसने अचानक से आपकी नेता वाली सिस्टम जर्नी के हम लोग एक दूसरे दरवाजे पे थे जहां से हम लोग खड़े होके जो है किसी के लिए आवाज़ उठा सकते थे। आज मैं वहाँ पे हूँ जहाँ पे खड़ा होके मैं किसी के हक की लड़ाई लड़ सकता हूँ। और जिस दिन मैं विधायक बन गया वहाँ पे मैं किसी के लिए काम करा सकता हूँ अगर उसके साथ कुछ गलत हो रहा है तो। ये अंतर है। अगर आप यूट्यूबर हैं तो कभी भी किसी के लिए भी आवाज़ उठा सकते हैं, लेकिन काम करना, उसका काम होना ना होना सिस्टम के ऊपर है। और सिस्टम में कौन है? सिस्टम में जो है वो गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉय हैं वो हैं, जो सरकार है वो है, जो सांसद है, जो विधायक है वो लोग हैं। आज मैं उस दरवाजे के करीब में आ चुका हूँ जहाँ पे हम लोग आवाज़ उठाते हैं और किसी के हक के लिए लड़ाई भी शुरू कर देते हैं। कल विधायक बन जाऊँगा, विधायक बनने के बाद जो है समस्याओं का समाधान करने वाला बन जाऊँगा। क्या लगता है कि कौन सी भूमिका में लोगों के लिए काम करवा पाना ज्यादा आसान था, एक यूट्यूबर या एक नेता? संवैधानिक पद मिल जाएगा, नेता बन जाऊंगा, ज्यादा आसान हो जाएगा काम कराना। नहीं, वो तो अभी आप बनेंगे ना। अभी की स्थिति में पूछ रहा हूं, आज ज्यादा पावरफुल महसूस करते हैं या जब सिर्फ एक यूट्यूबर थे तब ज्यादा पावरफुल महसूस करते थे? जब एक विधायक बन जाऊंगा तब ज्यादा पावरफुल महसूस करूंगा लोगों के लिए। अभी नहीं कर रहे। अभी वो चीजें नहीं है हमारे पास। सदन में जाके जो है मैं अपने क्षेत्र की समस्याओं को नहीं उठा सकता, उनके लिए जो है बजट अलॉट नहीं करा सकता, ये चीज़ है। और वहाँ पे हम जैसे युवाओं का पहुँचना जरूरी है, पहुँचना भी चाहिए हम जैसे युवाओं को, और वहाँ से जाके समस्याओं का समाधान करना चाहिए। एक लाइन मुझे याद आती है मनमोहन सिंह की, जब वो प्रधानमंत्री हुआ करते थे और गठबंधन की सरकार थी। उन्होंने कहा था कि गठबंधन की सरकार की कुछ मजबूरियां होती हैं, ये लोगों को समझना चाहिए। वैसे मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या राजनीति में शामिल होने के बाद मनीष कश्यप की वो जो बुलंद आवाज़ थी, क्या वो थोड़ी थोड़ी सी दबी दबी सी लगती है? ऐसा लगता है कि राजनीति में आने के बाद कुछ मजबूरियां होती हैं? जिस दिन सदन में आप देखेंगे उस दिन पता चलेगा, और उस दिन आप कहेंगे कि मनीष कश्यप और बुलंद हो गया और उसका आवाज़ और बुलंद हो गया है। ठीक है, बिहार के विधानसभा चुनाव का साल है। कौन से बड़े वो मुद्दे हैं आपको लगता है कि जिसके बेसिस पर यह चुनाव होने वाला है? और जेडीयू की स्थिति को जानना बहुत जरूरी है। जेडीयू की स्थिति, मेरा पूरा सवाल एक बार सुन लीजिए। हमेशा ऐसा होता है कि ना तो बहुमत बीजेपी का आ पाता है, ना आरजेडी का आ पाता है, और बीच में हमेशा जो है जेडीयू के पास वही एक किंग मेकर बनकर आता है। इस बार नीतीश कुमार की स्थिति ऐसी है कि सभी लोग दबे स्वर में कह रहे हैं कि शायद उनकी स्थिति वैसी नहीं है कि उन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी पर होना चाहिए। और ये राजनीति से प्रेरित होकर नहीं कह रहे, उनकी स्थिति को देखते हुए लोग कह रहे हैं कि अब उन्हें सीएम की कुर्सी को छोड़ देना चाहिए। देखिए, ये तो शीर्ष नेतृत्व डिसाइड करेगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है। मैं अभी उस लायक नहीं हूँ कि मैं डिसाइड कर सकूँ कि क्या करना है क्या नहीं करना। लेकिन मैं भी चाहता हूँ कि एक बेहतर आदमी मिले, बेहतर मुख्यमंत्री मिले जो बिहार का भविष्य जो है बेहतर कर सके। कौन से बड़े मुद्दे हैं बिहार के लिए? भ्रष्टाचार, पलायन और बाढ़, ये 3 बड़े मुद्दे हैं बिहार में। और इन 3 बड़े मुद्दों पे अगर काम हो जाएगा, पलायन पे काम करने का मतलब है कि आपको रोजगार देना होगा, रोजगार देने का मतलब है कि आपको इंडस्ट्री लगाना पड़ेगा। बाढ़ पे कंट्रोल का मतलब है कि कोसी और चंपारण, ये 2 क्षेत्र यानी मिथिला, कोसी, चंपारण, ये सारा क्षेत्र जो है वो डेवलप हो जाएगा। आज भी जो है दक्षिण बिहार के तुलना में उत्तर बिहार जो है ज़्यादा पिछड़ा है, और उत्तर बिहार में ही बाढ़ ज़्यादा आता है। तो बाढ़ को कंट्रोल कर लेंगे तो उत्तर बिहार जो है वो डेवलप हो जाएगा, दक्षिण बिहार के तुलना में जो है वो खड़ा हो पाएगा। करप्शन जो है बिहार का सबसे बड़ा समस्या है। ब्लॉक में चले जाए, थाना में चले जाए, किसी भी सरकारी कार्यालय में चले जाए, वहाँ पे आप करप्शन का शिकार हो जाते हैं। तो उस पर मॉनिटरिंग, उसको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। अभी जो है करप्शन जो है थोड़ा बड़े लेवल पे हो गया है। आप ये कह रहे हैं कि आप जिस पार्टी में हैं उसी पार्टी की सरकार होने के बावजूद करप्शन कंट्रोल में नहीं है? देखिए, सरकार तो काम कर रही है
ईडी का रेड भी हो रहा है, बहुत सारे इंजीनियरों पे ईडी का रेड हुआ, बड़े इंजीनियरों पे ईडी का रेड हुआ, बहुत सारी कंपनियों पे ईडी का रेड हुआ, बहुत सारे जगहों पे जो है वो वहाँ की जो लोकल एजेंसी है, बिहार की जो लोकल एजेंसी है वहाँ पे रेड कर रही है। बहुत सारे दरोगा पकड़े जा रहे हैं, थाना प्रभारी पकड़े जा रहे हैं, बीडीओ सस्पेंड हो रहे हैं, सीओ सस्पेंड हो रहे हैं। लेकिन ये और स्पीड में करने की ज़रूरत है और लोगों के ऊपर कार्रवाई करने की ज़रूरत है, तब जाके जो है कुछ हो पाएगा। अभी जो है सिर्फ और सिर्फ 10% कार्रवाई हो पाया, 90% कार्रवाई बाकी है। कुछ लोगों को लगता है कि बिहार में अगर नतीजा फिर वैसा ही आया कि किसी का बहुमत नहीं हुआ तो नीतीश कुमार पर भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि लालू यादव भी कहते रहते हैं कि दरवाजे खुले हैं। बीजेपी 100 सीट से ज़्यादा जीतने वाली है इस बार, कम से कम अपने दम पे, कम से कम 100 सीट से ज़्यादा। अपने दम पर जीते तो नीतीश जी सीएम होंगे? वो तो 2025 में हमारे बड़े नेता जो हैं वो डिसाइड करेंगे, वो लोग जो कहेंगे वो हम लोग करेंगे। आपको पर्सनली ऐसा लगता है कि बीजेपी और आरजेडी में सीधा मुकाबला होना चाहिए, बीच में कोई नहीं होना चाहिए? नहीं, आरजेडी मुकाबले में होना ही नहीं चाहिए। 2010 में आरजेडी जो है 22 रन पे आउट हो गई थी, उसे 122 रन चाहिए था, सिर्फ 22 रन बना पाई थी आरजेडी। तो जिस प्रकार से तेजस्वी यादव जो है, लेकिन तेजस्वी की अपील तो है, ये तो मानना होगा बिहार में। अब 9th फेल आदमी को जो है आप कहेंगे कि अपील है, तो फिर यानी बिहार का दुर्भाग्य ही होगा। एक बार राबड़ी देवी सीएम बनी तो बिहार जो है गर्त में गया। अब तेजस्वी यादव के बारे में अगर ऐसा कहेंगे, हमारे देश में ऐसा कोई नियम तो नहीं है कि कोई कम पढ़ा लिखा इंसान है तो वो चुनाव नहीं लड़ सकता सीएम? ऐसा नियम नहीं है, लेकिन कम से कम सीएम तो किसी भी राज्य का ग्रेजुएट होना चाहिए, उसको सब्जेक्ट की जानकारी होनी चाहिए, उसको पता होना चाहिए कि आखिर उसका सचिव जो है वो क्या करता है, उसको पता होना चाहिए कि हेल्थ मिनिस्ट्री में क्या होना चाहिए और क्या होता है। तो उसको जब अगर पथ निर्माण विभाग के बारे में पता नहीं है और उसको पथ निर्माण मंत्री बना दीजिएगा तो पुल तो गिरेगा, धड़ाम धड़ाम गिरेगा। वो कहते हैं हमारे वक्त में जब तक हम सरकार में थे नीतीश जी के साथ, हमने जितनी भर्तियां निकाली, जितनी नौकरियां दी, उतना नीतीश जी बीजेपी के साथ मिलकर नहीं कर पाते। तो यानी तेजस्वी यादव जी के जब उस समय थे नीतीश जी के साथ और क्रेडिट ले रहे हैं नौकरी पे, तो क्रेडिट लेके उन्होंने ही मनीष कश्यप को जेल डलवाया था। मतलब मनीष कश्यप को जेल उन्होंने नहीं डलवाया था, नौकरी के लिए क्रेडिट लेने आ गए। नौकरी के लिए क्रेडिट ले रहे हैं तो मनीष कश्यप को जेल डलवाने का भी क्रेडिट ले, वो यूट्यूबर पे अत्याचार करने का भी क्रेडिट ले। वो एक तरफ आप क्रेडिट लेते हैं और दूसरे तरफ बोलते हैं कि नहीं नहीं ऐसा मैंने नहीं किया था। ऐसा क्यों? ठीक है, मैं कल जो सबसे बड़ी घटना होने जा रही है, जब तक ये यूट्यूब पर चलेगा मुझे लगता है वक्फ संशोधन बिल जो है वो पेश हो भी चुका होगा। कल दोपहर 12 बजे का वक्त है और बड़ी चर्चा हुई। जेपीसी में गया, वहाँ पर तो ग्लास वास टूटे, खूब हंगामा हुआ और उसके बाद इतनी लंबी चर्चा के बाद वक्फ संशोधन बिल ये संसद में आ रहा है और समाजवादी पार्टी ने कह दिया है कि संख्या बल के दम पर अगर दबाने की कोशिश की तो फिर देखिएगा हम सड़कों पर उतर कर विरोध करेंगे। क्या करेंगे? सड़क नितिन गडकरी जी बनाए हैं, उतरो भाई सड़क पे, टोल देना, जगह जगह पे टोल देना। समाजवादी पार्टी गुंडाई मत करना, टोल प्लाजा से जहां भी गुजरना टोल देना, सड़क पे उतरो भाई। अच्छा सड़क बना हुआ है। योगी जी का राज है, अब भी गुंडागर्दी नहीं करते हैं नहीं क्या? नहीं, अच्छा सड़क बना हुआ है, एकदम बढ़िया सड़क बना हुआ है। अब भी गुंडागर्दी करते हैं क्या? करते हैं तो व्यवस्थाएं भी होती है, उस प्रकार की व्यवस्थाएं जो है योगी जी समय समय पे करते रहते हैं। सड़क पे समाजवादी पार्टी उतरेगा, अच्छी सड़क है, अच्छी सड़क पे जो है अच्छा करतूत करना, आप लोग कुछ उल्टा सीधा मत करना। बाकी उसके बाद से तो योगी जी हैं संभालने के लिए। अच्छा, जो बिल्कुल कट्टर हिंदू और सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं, जो सपोर्टर कट्टर है ना बीजेपी के, वो कहते हैं कि ऐसी ऐसी चीजें कर क्यों रहे हो जो हमने मांगी नहीं थी। मेरा सवाल सुन लीजिए। नहीं, पहले मेरा जवाब सुन लीजिए। एक ऐसा हिंदू का नाम बताइए जिसने कट्टरता के नाम पे किसी का गर्दन उतार दिया। वो प्रश्न तो कट्टर हिंदू होता नहीं। मेरा प्रश्न वो नहीं है। हिंदू कट्टर नहीं होता। चलिए कट्टर मुसलमान होता है। मैं आपके लिए कहता हूँ, जो कट्टर समर्थक है बीजेपी के, हाँ, उनका ये कई बार कहना होता है कि ये कौन सी चीजों में आप फंस गए हैं। आप ट्रिपल तलाक लाते हैं, उन्होंने मांगा था क्या आपसे? आप वक्फ बिल लेकर आ रहे हैं, वो कह रहे हैं आप हम पर फोकस कीजिए ना। आप तो हिंदुत्व की बात करते थे, ये कहाँ चले गए आप? देखिए, वक्फ बोर्ड जो है उसको खत्म करना जरूरी है, लेकिन ट्रिपल तलाक से हम लोगों को कोई फायदा खत्म तो अब भी नहीं हो रहा। वो वक्फ बोर्ड थोड़ी खत्म हो जाएगा, वो उसमें संशोधन जरूरी है। संशोधन करना, इसलिए संशोधन करना कि कल को जो है ये आपका जनतंत्र का जो बिल्डिंग है उस पे जो है वक्फ बोर्ड आके जो है बोले कि ये हमारा है, तो सबूत आपको दिखाना पड़ेगा। उसके पास कागज हो ना हो कोई दिक्कत नहीं है। सबूत कहाँ दिखाएंगे? उसके ट्रिब्यूनल में। उसमें कौन जज होंगे? उसके अपने मुस्लिम लोग। आप जो है इसको चैलेंज भी नहीं कर सकते हैं, और जिस चेयर पे बैठे हैं आप, उस चेयर पे कल को आके एक मौलवी बैठ जाएगा और वो मदरसा छाप ज्ञान देना शुरू कर देगा, और ये गया आपका बिल्डिंग आपके हाथ से। आपका घर है ना जहाँ पे, वहाँ पे कल को जाके कोई वक्फ बोर्ड वाला कह दे कि ये विशाल कालरा का घर नहीं है, ये वक्फ बोर्ड का घर है, और इसे जो है किसी ने जो है वो वक्फ किया था, मतलब दान किया था।
उसके बाद से विशाल कालरा जो है चक्कर लगाए, यहाँ से छुट्टी ले जनतंत्र से और जाके चक्कर लगाते रहे और बाद में पता चले जज जो है सामने 3 दाढ़ी वाले बैठे हैं और उन्होंने फैसला सुना दिया कि ये विशाल कालरा का घर नहीं है, ये वक्फ बोर्ड का घर है। आपने क्या एक पूरी कम्युनिटी को कटघरे में नहीं खड़ा कर दिया कि पूरी कम्युनिटी को नहीं तो पूरी पक्षपाती होंगे? नहीं, पूरी कम्युनिटी को कटघरे में नहीं खड़ा किया, मैं उन लोगों को कटघरे में खड़ा किया हूं जो वक्फ बोर्ड में है और जो वक्फ बोर्ड का समर्थन कर रहे हैं, उन सभी को कटघरे में। अच्छा, आप मुझे बताइए, किसी भी राज्य का अपना एक वक्फ बोर्ड होता है, उस वक्फ बोर्ड का चेयरमैन सरकार अपॉइंट करती है, तो फिर वो बायस्ड कैसे हो? लेकिन मुस्लिम को ही अपॉइंटमेंट करना है। नहीं तो आप सरकार हिंदू को अपॉइंटमेंट नहीं कर सकते। अपॉइंट तो सरकार करती है, हिंदू को अपॉइंटमेंट नहीं कर सकते। अरे सर, तो क्यों करना है? वो ये कह रहे हैं कि मंदिर के जो बोर्ड है, मंदिर के जो न्यास हैं, ट्रस्ट हैं, उसमें मुसलमान बैठे हैं क्या? क्यों बैठेंगे? तो फिर वो कह रहे हैं वक्फ में क्यों चाहिए? अरे ये हमारा देश है भाई, ये हम थे, इतिहास उठा के देख लीजिए, यहाँ पे मुस्लिम जो है 10वीं शताब्दी के बाद आए। आप ये कह रहे हैं कि हम दूसरे के धर्म के दखल जब देना होगा तो अरे वक्फ बोर्ड जो है हमारे में दखल दे रहा है, उसने एक मुसलमान का जमीन अतिक्रमण नहीं किया, वो हिंदुओं का जमीन अतिक्रमण किया, इस देश का संपत्ति को अतिक्रमण किया। किस हिंदू ने जो है किसी मुसलमान का जमीन का अतिक्रमण किया? और कौन सा हिंदू बोर्ड जो है आज तक इस देश के किसी भी मस्जिद पे जो है अपना दावा ठोका है जो जेन्युइन हो? अब बाबरी मस्जिद जैसा नहीं जो राम मंदिर को विध्वंस करके बनाओ, उस पर तो हम दावा ठोकेंगे क्योंकि वो हमारा था। ये चीज है। तो वक्फ बोर्ड जो है वो पूरी तरीके से, पाकिस्तान में वक्फ बोर्ड क्यों नहीं है? ईरान में क्यों नहीं है? इराक में क्यों नहीं है? सऊदी अरबिया में क्यों नहीं है? यमन में क्यों नहीं है? कतर में क्यों नहीं है? ओमान में क्यों नहीं है? तो आपकी सरकार दम दिखाए खत्म कर दे। एकदम खत्म करेंगे, अभी तो शुरुआत किए हैं, अभी तो संशोधन कर। अरे शुरुआत की है, अरे 11 साल में अभी तो संशोधन की हिम्मत आई है। 11 साल में संशोधन की कैसे खत्म कर देंगे? 11 साल में संशोधन की हिम्मत आई ना। हाँ। एक रात हमने सर्जिकल स्ट्राइक किया, अगले दिन सुबह जो है आप लोगों ने ब्रेकिंग न्यूज दिखाया। पहले आप लोग सवाल करते थे सरकार कर क्या रही, कर क्या रही। एक दिन जो है वक्फ बोर्ड पता चलेगा कि कहीं इतिहास के पन्ने में खो गया। वक्फ बोर्ड खत्म करने की तैयारी है, होनी चाहिए। वो कह रहे हैं मुसलमान दान करते हैं अपनी संपत्ति, क्या करे दान करे, इसी के लिए वक्फ बोर्ड है। अरे तो हिंदुओं की संपत्ति पे क्यों? आप बोलते हैं कि संसद भवन आपका है, आप बोलते हैं दिल्ली का हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट आपका है, बताइए आप बोले हैं कि नहीं बोले? ये बात आप तमिलनाडु असम की एक पार्टी के सांसद हैं बड़े AIUDF के, उन्होंने कहा है ये तो जो नई संसद बनी है वक्फ की जमीन पर। तमिलनाडु का एक गांव जो मतलब कि जहां पे 1300 साल पुराना मंदिर था, उस पे जो है आप दावा ठोक देते हैं। केरला में ऐसे ही हुआ, बिहार में जो है पटना जिला में इस प्रकार से हो गया कि कुछ दलित और पिछड़े समाज के लोगों का जमीन था, उस पे जो है वक्फ बोर्ड ने दावा कर दिया। ये बताइए, आज तक पूरे देश में किसी मीडिया चैनल ने आज तक ये न्यूज चलाया क्या कि किसी हिंदू संगठन ने जो है मुस्लिम के जमीन पे जो है दावा ठोका है? पूरे देश में मैं बात कर रहा हूं, किया ही नहीं ऐसा, ऐसा करते ही नहीं है हम लोग। फिर भी हमें कट्टर कहा जाता है। जैसे कि आपने बोला नूपुर शर्मा के मैटर में क्या हुआ था? क्या हुआ था? गुलाम रसूल का एक ही सजा, सरतन से जुदा। किसने नारा लगाया? कभी हिंदुओं ने ऐसा नारा लगाया? उसके बाद बीजेपी ने क्या कहा न्यूपुर के लिए? फ्रिंज एलिमेंट। नूपुर शर्मा, बीजेपी ने तो खुद ही साथ छोड़ दिया। अगर कांग्रेस की सरकार होती तो बीजेपी ने तो खुद ही साथ छोड़ दिया। हम साथ में है ना, हम बीजेपी का है ना, हम बीजेपी का है ना, क्यों टीवी पर हम आती अपनी बहन नूपुर के साथ है ना। टीवी पर प्रवक्ता बनकर क्यों नहीं आती? पहले तो आती थी। देखिए बीजेपी ने रोक लिया। बहुत सारी चीजें हैं, वो धीरे धीरे तो आप एक दिन देखिएगा। तो आपकी पार्टी ने छोड़ा है साथ है, पार्टी नहीं साथ होती तो आज जो है नूपुर शर्मा सुरक्षित इस देश में नहीं होती। आज सुरक्षित है ना नूपुर शर्मा, सार्वजनिक मंचों पे जाती है ना, कम जाती है लेकिन जाती है ना। उन्हें उस प्रकार का सुरक्षा दिया गया है ना। कांग्रेस की सरकार होती तो पता है क्या होता? क्या हुआ था साध्वी प्रज्ञा के साथ? आपको पता ही होगा किस प्रकार से जो है मालेगांव हिंसा में जो है किस प्रकार से हमारी एक साध्वी के साथ जो है अत्याचार हुआ, उनके पैरों को तोड़ दिया गया, हाथों को तोड़ दिया गया, किस प्रकार से उन्हें पीटा गया। उससे तो अच्छी सरकार है ना हमारी। अच्छा, वक्फ बिल में बदलाव हो गया, क्या आप संदेश देंगे, क्या बदल जाएगा? वक्फ बिल को तो खत्म ही करना चाहिए, बोर्ड को खत्म कर देना चाहिए एकदम पूरी तरीके से। उनके पावर को जो है सीज कर देना चाहिए। आप जाके देखिए दिल्ली में क्या करते हैं ये लोग। और वक्फ बोर्ड जो है उसने कितने मुसलमानों का जीवन जो है वो अच्छा किया, कितने मुसलमानों का। ये लोग जो है जमीन ले लेते हैं, अतिक्रमण करते हैं, घर बनाते हैं, भाड़े पे दे देते हैं। भाड़े पे देंगे 2,000 रुपया, बोलेंगे कि कागज पे दिखाएंगे 2,000 रुपया, दिए रहेंगे 5,000 रुपया, और उसका मार्केट एक्चुअल रेट होना चाहिए भाड़ा जो है 10,000 रुपया। तो ऊपर का पैसा ये लोग कमाते हैं, इस प्रकार से गबन करते हैं। बाद में जो है जमीन भी बेच देते हैं। बहुत सारा ऐसा मैटर है जो जमीन सरकार के अपॉइंट किए हुए चेयरमैन करप्शन करते हैं। एकदम बिल्कुल करप्शन करते हैं। तो अपॉइंट तो सरकार ने किए हैं, तो उसके बाद से सरकार हटाती भी तो है वैसे लोगों को।
और धीरे धीरे उनकी सच्चाई भी तो सामने आ रही है। अपॉइंटमेंट तो सरकार जो है एक दरोगा का भी करता है, लेकिन अगर किसी ट्रैफिक पुलिस के द्वारा जो है अगर घूस ले लिया जाता है तो उसको जो है सस्पेंड भी तो सरकार करता है। कार्रवाई का अधिकार तो अब भी है। अब भी है, तो फिर क्या बदलाव हो रही है कार्रवाई अब भी कर तो सकते शुरुआत हुई है ना, वही तो हो वो रहा पूछ है रहे ना, हैं। संशोधन हुआ ना, बिल आ रहा है ना, खलबली मचा हुआ है। अभी देखिए आगे क्या क्या होता है। बिहार में कितना असर है इसका? बिहार तेजस्वी भी कह रहे हैं विरोध करेंगे हम। अरे करे ना, इस सरकार को सिर्फ हिंदू मुसलमान समझ में आता है, विकास समझ में ही नहीं आता। हाँ। हिंदू मुसलमान से इनके पिताजी को बड़ी विकास समझ में आ रहा था, अलकतरा का पूरा घोटाला करके ढकार गए। चारा कौन खाता है भाई? पूरे ब्रह्मांड का इकलौता नेता जो है जिसने चारा घोटाला कर लिया, चारा खा गया, कौन? लालू प्रसाद यादव जी। उनके बेटा जो है आज आके ज्ञान दे रहे हैं, उनके बेटा आज आके ज्ञान दे रहे हैं। जब लालू जी सीएम थे तो भागलपुर में इतना बड़ा दंगा हुआ था, बताने की जरूरत नहीं है, ये चीज़ है। तो उनके बेटा अगर नौवा फेल अगर आके ज्ञान दे रहे हैं तो उस ज्ञान का कोई असर जो है नहीं पड़ेगा। आज किशनगंज की स्थिति क्या है? वहाँ पे तेजस्वी का जो कोर वोटर, तेजस्वी यादव MY समीकरण की बात करते हैं तो अगर देखा जाए तो उनका कोर वोटर मुसलमान और यादव है कहते हैं, और आप लोगों का चैनल के माध्यम से भी दिखाया जाता है कि तेजस्वी यादव माई बाप करते रहते हैं। MY मतलब माई, ठीक है, तो वो करते रहते हैं। वहाँ पे यादवों के ज़मीन पे किसने अतिक्रमण किया? किशनगंज में, सीमांचल क्षेत्र में यादवों की जनसंख्या क्यों कम हुई? तो इस प्रकार के बहुरूपिया नेता जो अपने शरीर को जो है समय के अनुसार जो है रंग बदल देते हैं, वैसे नेता का बात अब जो है देश के लोग नहीं सुनेंगे, बिहार के लोग नहीं सुनेंगे। सड़क पे उतरे, बढ़िया सड़क है, आंदोलन करे, जो करना है करे, लेकिन संशोधन तो होगा ही होगा। अच्छा, लोग बिहार के बारे में पूछते हैं कि पिछले 2024 में मुझे लगता है शायद रिकॉर्ड तोड़ ब्रिज गिरे हैं। इतने ब्रिज कभी बिहार में नहीं गिरे होंगे, और ये ऐसा तो है नहीं कि किसी एक सरकार के रहते हुए बने होंगे। इसमें बीजेपी भी रही, JDU भी रही, RJD भी रही, और सभी के सत्ता में रहते हुए सारे ब्रिजेस बने। एक ही साल में इतने सारे ब्रिज गिर जाना कितना बड़ा खतरा लोगों की जान पर है, और किसकी लापरवाही है? लापरवाही, जब चुनाव आएगा तो फिर ये चर्चा होगी। टू बी फ्रैंक मैं कहूँ तो लापरवाही सरकार की है, सरकार के इंजीनियरों की है, ये पूरा सिस्टम की है, और पब्लिक की भी है, जो आंखों के सामने देखता है कि यहाँ पे गलत तरीके से ब्रिज बनाया जा रहा है और उसके बावजूद भी खामोश रहता है। तो सबकी लापरवाही है, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा लापरवाही जो है उन इंजीनियरों की है जो भ्रष्टाचार करते हैं, उसके बाद से सरकार की है। सरकार को सचेत रहना चाहिए, सरकार को इस पर सोचना चाहिए, और सरकार कार्रवाई कर रही है। अभी जो है बिहार में बहुत सारे इंजीनियरों के घरों पे जो है ED का रेड हुआ है, उनके घर पे जो है बहुत सारा पैसा पकड़ा गया, उनके ऊपर कार्रवाई हो रहा है। और इस प्रकार से कार्रवाई हो बिहार में कि अगली बार जो है बिहार में बेवजह कोई पुल समय से पहले ना गिरे। क्या आपको लगता है कि चुनाव जब भी आते हैं तो हिंदू मुसलमान के मुद्दे हावी रहते हैं, विपक्ष हावी करता है, बाकी सारी चीजें पीछे छूट जाती हैं? विपक्ष हावी करता है। हमने रोड बनाया है, हमने हॉस्पिटल बनाया, बिहार में जो है 20 से ज़्यादा मेडिकल कॉलेज अभी हो चुके हैं, 20 से ज़्यादा। लालू प्रसाद यादव जी थे तो 7 थे, इंक्लूडिंग झारखंड था तब 7 थे। ये चीज़ अभी 20 से ज़्यादा मेडिकल कॉलेज हमारे बिहार में हो चुके हैं। रोड बन रहा है हमारे यहाँ, बिजली जो है 24 घंटा रहती है, 22 घंटा ग्रामीण एरिया में रहती है। लेकिन हाँ, टू बी फ्रैंक मैं कहना चाहता हूँ कि पलायन पे अभी भी हमें काम करने की ज़रूरत है, बाढ़ पे अभी भी हमें काम करने की ज़रूरत है, और करप्शन पे हमें अभी भी काम करने की ज़रूरत है। निवेश क्यों नहीं आता, इंडस्ट्री क्यों नहीं आती बिहार में? उसका बहुत सारा रीज़न है, अगर उस पर बातचीत किया जाए तो बहुत लंबा डिबेट चला जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा रीज़न अगर उसका ये है तो हम ज़मीन जो है मुहैया नहीं करा पाते हैं, और पॉलिसी उस प्रकार से नहीं लेके आ पाते हैं। हमें जो है हर एक कमिश्नरी में, शुरुआत के समय में हर एक कमिश्नरी में कम से कम 10,000 एकड़ का ज़मीन जो है चिन्हित करना होगा। 10,000 एकड़ का। अब जो है 50 एकड़, 100 एकड़, 150, 200 एकड़, 500 एकड़ ज़मीन चिन्हित करेंगे तो इंडस्ट्री एरिया नहीं बिठा सकते हैं। गुजरात से हमें सीखने की ज़रूरत है, यूपी से हमें सीखने की ज़रूरत है। 5,000, 7,000, 10,000 एकड़ जो है हर एक कमिश्नरी लेवल पे जो है हमें चिन्हित करना होगा। लेकिन उतना ज़मीन ही हमारे पास नहीं अवेलेबल हो पाता है एक साथ, और चिन्हित करके बड़ी कंपनियों को लाना होगा। जैसे एक बार अगर टाटा आ जाए, एक बार अगर रिलायंस आ जाए, एक बार अगर अडानी का कोई कंपनी आ जाए, तो उसके बाद से जो है बहुत सारी कंपनियां आ जाती है। अगर मान लीजिए कि महिंद्रा जो है अपना 4 व्हीलर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट अगर बिहार में लगा दे, तो उसके साथ साथ सब्सिडरी बहुत सारी कंपनियां आ जाती है। टाटा जो है अगर 4 व्हीलर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगा दे तो सब्सिडरी कंपनी आ जाती है। यही तो कहती है ना बीजेपी। मैंने क्या बोला? लैंड प्रॉब्लम और पॉलिसी प्रॉब्लम। सुनिए, आप जब कहते हैं डबल इंजन की सरकार, क्यों कहते हैं डबल इंजन की सरकार? कि राज्य तो अपनी ताकत लगाएगा ही लगाएगा, केंद्र भी लगाएगा। और नरेंद्र मोदी एक मुख्यमंत्री के तौर पर सबसे ज्यादा निवेश लाने के लिए गुजरात में जाने जाते हैं।
आज तो नरेंद्र मोदी का साथ भी है, इधर नीतीश कुमार भी है, तो फिर क्या चीज मिसिंग? अनस्टेबल गवर्नमेंट 2013 के बाद से जो है बिहार में जो है सरकार सत्ता मुख्यमंत्री बदलते रहे, मुख्यमंत्री भी बदले 2013 के बाद से, जीतनराम मांझी बन गए थे, उप मुख्यमंत्री लगातार बदलते रहे। इन्वेस्टर जो है वो सेटिस्फाई नहीं हो पाया कि ये स्टेबल गवर्नमेंट चाहिए इन्वेस्टर को। इन्वेस्टर चाहते हैं कि किसी भी राज्य में अगर मैं अपनी कंपनी लगाऊं तो वहाँ पे अगला 10-15 साल जो है ये गवर्नमेंट स्टेबल हो तो जो है हम आसानी से बिजनेस कर सकते हैं और अपना कंपनी तो आप ये कह रहे हैं जब तक रास्ते से नीतीश कुमार जी नहीं हटेंगे तब तक कुछ नहीं होगा? नहीं, मेरा कहने का मतलब है कि बिहार में स्टेबल गवर्नमेंट जब तक स्टेबल नहीं कैसे? नीतीश कुमार जी अगर सीएम रहेंगे और उनकी अगर आपके पास बहुमत नहीं आया तो वो तो कहीं भी जा सकते हैं, फिर स्टेबल कहाँ होगी? हाँ, स्टेबल नहीं होगा तो प्रॉब्लम होगा ना प्रॉब्लम। हाँ, स्टेबल नहीं होगा तो प्रॉब्लम। जब तक बीजेपी अपने दम पर या कोई भी पार्टी अपने दम पर पूरा बहुमत नहीं लेकर आती और स्टेबल गवर्नमेंट 5 साल तक नहीं रहती, एक ही सीएम नहीं रहता, एक ही पॉलिसी नहीं रहती, तब तक गड़बड़ रहेगी। बात तो सही है आपका। कैसे होगा सोल्यूशन? सॉल्यूशन मिलकर लड़ रहे हैं आप तो। सॉल्यूशन बस हम 100 सीट से ज़्यादा लाएंगे, स्टेबल गवर्नमेंट आपको बिहार में देखने को मिल जाएगा। तेजस्वी जी के मुद्दे क्या है? वो सबसे बड़ा मुद्दा रोजगार बनाते तेजस्वी जी का हैं। वो सबसे बड़ा मुद्दा रोजगार बनाते हैं। आप कहते हैं वो हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, आप नहीं कर रहे। वो तो बार बार यही कहते हैं हमारे कार्यकाल की नौकरियां गिन लो। ठीक है, तो उनके कार्यकाल का करप्शन भी गिन लीजिए, उनके कार्यकाल में जो ब्रिजेज गिरा वो भी गिन लीजिए, उनके कार्यकाल में जो है कितने अधिकारी थे जो सस्पेंड हुए, जिनके ऊपर कार्रवाई हुआ, जो पैसे लेते हुए पकड़े गए, घूस लेते हुए पकड़े गए, वो भी गिन लीजिए, कितने अपहरण हुए, कितने हत्याएं हुई वो भी गिन लीजिए, कितने सड़कों में जो है गलत तरीके से जो है काम हुआ वो भी गिन लीजिए उनके कार्यकाल में। उसको छोड़ देंगे। तेजस्वी यादव का मेन मुद्दा है घास कैसे चोरी करे, चारा कैसे चोरी करे, यही सब मुद्दा है उनका। ये तो पास्ट हो गया ना, ये सब तो। ये पास्ट कैसे, प्रेजेंट में भी वही है। आप बोलते हैं कि आपने रोजगार दिया, स्वास्थ्य विभाग में कितना रोजगार दिया, कितने मेडिकल कॉलेज आपके 17 महीने के कार्यकाल में खुले? थोड़ा समय तो रहे वो सरकार में। 17 महीने कम होते हैं। वो कह रहे हैं तो काय क्रेडिट ले रहे हैं 17 महीने का? दे सकते थे 17 महीने में। उन्होंने दिया। कोई सरकारी प्रोजेक्ट ऐसा है जिसकी आधारशिला आप रखें और 17 महीने में आप उसका उद्घाटन? मैं आपसे कहना चाहता हूँ, कौन से डिपार्टमेंट के मंत्री थे वो? स्वास्थ्य मंत्री थे और पथ निर्माण मंत्री थे, ठीक है। दोनों डिपार्टमेंट में कितना वैकेंसी दिए? अब आंकड़े इस समय मुझे याद नहीं, एक भी नहीं दिए भाई, एक भी नहीं। स्वास्थ्य विभाग में उन्होंने शिक्षकों को नौकरी दी, वो बार बार कहते हैं। तो वो और एक ही सभा में बुलाकर, अरे वो ही थोड़ी मंत्री थे, और जिस सभा में बुलाया वहां पे तेजस्वी यादव का कहीं बैनर पोस्टर में नाम नहीं था। तो वो कह रहे हैं हमने ये भर्तियां निकलवाई, वरना तो निकल नहीं रही थी। नीतीश कुमार जी तो नहीं निकालते थे। नीतीश कुमार जी निकाले, एकदम बिल्कुल नीतीश कुमार जी निकाले। अगर नीतीश कुमार जी का क्रेडिट तेजस्वी जी लेंगे तो बिहार में जो अपराध हुआ उसका भी क्रेडिट लेना। नहीं, वो तो मिलता ही उन्हें। बिहार में जो भागलपुर का पुल गिरा उसका भी क्रेडिट लेना। बदनामी तो जाती है उनके सिर पर। कहाँ जाती है? नहीं जाती। आप लोग देते तो सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट लेने चले आते हैं। जो बिना सर्टिफिकेट के जो है, जो शिक्षक जो है बहाली में घुस गए, उनके बारे में भी तो कुछ बोले। जिन शिक्षकों को भगाया गया, हटाया गया, उसके बारे में भी तो कुछ बोले। बिहार के लोगों को कम रोजगार मिला, बाहर के लोगों को ज्यादा रोजगार मिल गया, उसके बारे में भी तो तेजस्वी यादव जी कुछ बोले। जो पेपर लीक हुआ उस समय, अनेकों कौन सी ऐसी सरकार है जिसमें पेपर लीक नहीं हुआ? होता है, बिल्कुल होता है, सब में होता है। हाँ, तो क्रेडिट अकेले लेंगे तो फिर पेपर लीक होगा तो उसका भी क्रेडिट लेना पड़ेगा। मैं पूछ रहा हूं अभी कि क्यों लीक होता है? इतना लीक होता है, गलत है, कार्रवाई होना चाहिए, सरकार को सख्त कार्रवाई करना चाहिए और पेपर लीक नहीं होना चाहिए। लेकिन आप अकेले खड़ा होकर जो है राज्य में अगर अच्छा काम हो रहा है तो उसका क्रेडिट ले रहे हैं, तो बुरा काम होगा तो आपको क्रेडिट नहीं लेना पड़ेगा। बिल्कुल जिम्मेदारी आपकी होगी। जो पेपर लीक हो रहा है तेजस्वी जी लीक कराते थे। रोजगार किसने दिया 17 महीने में? किसने दिया? वो दावा करते हैं उन्होंने। किसने दिया? वो दावा करते हैं। वो दावा क्या करते हैं? हाँ, क्या करते हैं? वो कहते हैं हम सरकार में आए, हमने भर्तियां निकाली। तो 17 महीने में जितना पेपर लीक हुआ सब तेजस्वी यादव जी ने कराया। सारा का सारा पेपर लीक तेजस्वी यादव जी के लोगों ने कराया, तेजस्वी यादव जी ने कराया। हम दे दिए क्रेडिट रोजगार का, तो पेपर लीक का क्रेडिट भी लीजिए, जो पुल गिरा उसका भी क्रेडिट लीजिए, जो हत्याएं हुई उसका क्रेडिट लीजिए। आप आ जाते हैं रोजगार का। अपने डिपार्टमेंट में एगो वैकेंसी नहीं निकाल पाए, ना शिक्षा विभाग में निकाल पाए और ना जो है पथ निर्माण विभाग में निकाल पाए। दूसरे विभाग में वैकेंसी निकला और उसका क्रेडिट लेने जो है मुंह उठा के चले आते हैं बार बार। मैं वक्फ पर एक बार फिर से आता हूं, और क्योंकि उसमें जेडीयू की भूमिका बहुत अहम है। अब लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि लोकसभा चुनाव के वक्त भी और उसके बाद भी एक चर्चा चली थी कि जब ऐसा कोई बिल आएगा जो धार्मिक रूप से थोड़ा सा सेंसिटिव होगा, तब आप देखिएगा कि नीतीश कुमार का स्टैंड क्या होगा और चंद्रबाबू नायडू का स्टैंड क्या होगा, क्योंकि इन्हीं के समर्थन से केंद्र की सरकार चल रही है। आपको क्या लगता है, संसद में नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू समर्थन करेंगे? केंद्र की सरकार अपने दम पे चल रही है, ये लोग हमारे समर्थक है, ये बात सही है। लेकिन केंद्र की सरकार जो है नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी और भारतीय जनता पार्टी के दम पे चल रही है। 240 सीट हम लोगों ने लाया है, तो हमारे पास बहुमत है
और बहुत सारे लोगों के साथ मिलके जो है हम लोग बहुमत को पार किए। हम स्टेबल गवर्नमेंट 5 साल अगले 5 साल के लिए दे दिए हैं और 2047 तक हमारा जो है क्लियर है विजन। नीतीश जी वक्फ पे समर्थन करेंगे? एकदम बिल्कुल करेंगे। अपने वोट बैंक को नहीं देखेंगे? उनका वोट बैंक, वो तो मानते हैं ना कि तिलक भी लगाना पड़ता है, टोपी भी पहननी पड़ती है। देखिए उनका वोट बैंक क्या है वो तो कल पता चल जाएगा। आपका बिल आएगा, आप कॉन्फिडेंट हैं? एकदम बिल्कुल। नीतीश जी साथ आएंगे? नीतीश जी भी और चंद्रबाबू नायडू जी भी साथ आएंगे। अंत में मैं थोड़ी सी बातें आपके बारे में पूछना चाहता हूँ। बहुत सारे आपके समर्थक जानना चाहते हैं पिछले कुछ दिनों में क्या हुआ, आप पर FIR की खबरें आई, आप पहुंच गए गिरफ्तारी देने, फिर आपकी गिरफ्तारी नहीं हुई। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हो क्या रहा है मनीष कश्यप के साथ, कहीं फंस तो नहीं गए, किसी ने साजिश तो नहीं कर दी? साजिश बहुत सारे लोग करने का प्रयास करते हैं, मैं भी वैसा ही हूँ। मेरे साथ साजिश करोगे, मैं जो है सीना अपना सामने करके खड़ा रहूँगा, तुमको जो करना है करो। मेरे खिलाफ जो है बहुत सारे न्यूज़ चैनलों में चला दिया गया कि मनीष कश्यप के ऊपर हुआ FIR। जब मैं थाने में फ़ोन करके पूछा तो वहाँ से भी वही जवाब मिला। अगले दिन मैं पहुँच गया कि यार मेरे ऊपर FIR हुआ है तो गिरफ्तार कीजिए, और अगर मैं गिरफ्तार हुआ तो इस्तीफा दे के गिरफ्तार होऊंगा। मैं क्यों बीजेपी का एक कार्यकर्ता के नाते गिरफ्तार होऊंगा? मैं इस्तीफा दे के गिरफ्तार होऊंगा। मैं पहुँच गया, बाद में पता चला कि मेरा नाम नहीं है। उसके एक रात पहले मैंने फ़ोन किया था तो पता चला कि मेरा नाम है। मैं थाने में भी फ़ोन किया था, थाने में फ़ोन करके पूछा था ये चीज़ें, अगले दिन जो है नाम नहीं था। क्या हो रहा है ये? देखिए जब आप आगे बढ़ेंगे और कुछ अच्छा करेंगे तो बहुत सारी साजिशें जो है आपके खिलाफ होगी और बहुत सारी हवाएं जो है आपके खिलाफ चलेगी। लेकिन अगर आप कुछ करना चाहते हैं, आप बहादुर हैं, आप लड़ सकते हैं इन सब चीज़ों से, तो लड़ के आगे निकल जाएंगे। ये सवाल मैंने आपसे पहले भी पूछा था कि अगर आप सांसद बन गए तो क्या करेंगे। अब मैं आपसे ये पूछने जा रहा हूँ कि इसी साल के अंत में अगर आप विधायक बन गए तो मनीष कश्यप का क्या विजन है? सबसे पहले तो मैं अपने क्षेत्र में बाढ़ पे काम करूँगा, करप्शन पे काम करूँगा। जो करप्शन जो ब्लॉक लेवल पे है, जो छोटे छोटे कार्यालय में है, उस करप्शन पे काम करूँगा और उससे ख़त्म करने का प्रयास करूँगा। बाढ़ पे काम करूँगा ताकि बाढ़ से जो प्रभावित लोग हैं उनके लिविंग स्टैंडर्ड को ऊपर किया जा सके। और मेरे विधानसभा में जितने भी पंचायत होंगे उन सभी पंचायत में, सभी 1-2 पंचायत में नहीं, सभी पंचायत में जो है जो छोटे छोटे उद्योग होते हैं वो उद्योग लगा के जो है पलायन रोकने का प्रयास करूंगा। और मैं अपने विधानसभा को पूरे बिहार में नंबर 1 विधानसभा बनाने का प्रयास। रोजगार का प्लान है आपके पास? एकदम बिल्कुल। पलायन रोकने का, रोजगार का? जब तक आप जो है छोटे लेवल पे जो है रोजगार के लिए काम नहीं करेंगे, जैसे किसी पंचायत में जो है, जैसे एक पंचायत में जो है 5 गाँव, 6 गाँव, 7 गाँव, 8 गाँव ऐसे होते हैं। एक पंचायत में आपने जो है झाड़ू बनाने का फैक्ट्री लगवा दिया अलग अलग लोगों से, 10 लोगों ने वही चीज़ें लगा दिया और वहाँ पे जो है 500 लोगों को रोज़गार मिल गया। तो एक पंचायत से 500 से ज़्यादा लोग थोड़ी बाहर जाते हैं कमाने, या 1000 लोग से ज़्यादा नहीं जाते हैं। तो 500 लोगों को अगर रोज़गार मिल गया तो 500 लोग तो गाँव में रह जाएंगे। उन 500 लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड बदला तो गाँव का दुकान चलने लगेगा, गाँव में जो है परचेजिंग पावर बढ़ जाएगा, लोगों का परचेजिंग पावर बढ़ जाएगा तो लोग सामान खरीदना शुरू कर देंगे। तो बहुत सारे लोग उस रोज़गार से जो है सब्सिडरी रोज़गार, जैसे महिंद्रा आके जो है इन्वेस्टमेंट करेगा तो टायर की कंपनियां भी आएगी, चेचिस बनाने वाली, लोहा बनाने वाली कंपनियां भी आएगी, हेडलाइट बनाने वाली कंपनियां भी आएगी, सेमीकंडक्टर बनाने वाली कंपनियां भी आएगी। वैसे ही अगर आप एक रोज़गार खड़ा करते हैं तो उसके साथ साथ दूसरा रोज़गार खड़ा होगा। तो एक गांव में ये कर दिया, दूसरे गांव में जो है मान लीजिए कप प्लेट बनाने का, तीसरे गांव में जो है ये सोफ़ा बनाने का जिस पे हम लोग बैठे हुए हैं, चौथे गांव में जो है LED बल्ब, LED लाइट बनाने का काम हम लोगों ने शुरू कर दिया। 5वें गांव में जो आप बंडी पहने, हम बंडी पहने उसका, छठे पंचायत में हमने जो है जो चप्पल में हम लोग पहने, जूता पहने, उसका। बहुत आसान है बिहार को डेवलप करना, लेकिन चूंकि पूरे भारत को जो है लेबर चाहिए, मेहनती लेबर चाहिए, और गाली सुन के जो काम कर सके वैसा लेबर चाहिए, इसलिए बिहार को जो है पिछड़ा करके रखा गया। अब इस पर आपके मन में बहुत सारे सवाल पैदा होंगे, सबका जवाब दूंगा मैं। नहीं, मैं इन सवालों को मुझे लगता है मैं कई बार आपसे पूछ चुका और आपने बड़ी बेबाकी से उसके जवाब दिए हैं, लेकिन फिलहाल मैं इसे यही रोकना चाहूँगा। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जिन सपनों को लेकर आप चल रहे हैं, क्योंकि लोगों ने आपकी एक जर्नी यूट्यूबर के तौर पर देखनी शुरू की, आपने लोगों की आवाज़ को उठाया और आप उस आवाज़ को उठाते हुए यहाँ तक पहुँचे, और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी से जुड़ने से पहले ही लोग आपको जानते हैं। और वो यूट्यूबर के रूप में जो वो भूमिका उनके दिल में बसी हुई है, मन में बसी हुई है मनीष कश्यप की, कि ये हमारी आवाज़ उठाएगा, ये हमारी बात करता है, हम उम्मीद करते हैं कि वही चीज़ आगे कायम रहेगी। आपको लगता है वो कायम रह पाएगी? एकदम बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मनीष हमसे जुड़ने के लिए, इस बातचीत के लिए, क्योंकि बिहार के विधानसभा चुनाव का साल है और हम उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द एक बार फिर आपसे मुलाकात होगी। और जब मुलाकात होगी तो ये तय हो चुका होगा कि आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी कौन सी है और आप कहाँ से इस बार चुनावी मैदान में नजर आएंगे, आपके मुद्दे क्या हैं। बहुत शुक्रिया आपका। जय हिंद।